न्यू वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आइकन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको न्यू एजुकेशनल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। Hello everybody and welcome back to the channel once again. Now we are also on Instagram with the name Sing Creation Education, the same name which is on YouTube, so that we all can connect, and if you have any questions related to any of the chapter, you can ask me out there. So for any update related to notes or the videos, lectures, you can follow me up there. So हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्ट 5 ऑफ चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऑलरेडी गिवन है, वहां से जाके उन वीडियोस को जरूर देखें। सो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जनरली होता क्या है? हमारा ब्रेन। द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो ब्रेन तक ही आती है और ब्रेन ही कमांड देता है, ब्रेन ही कंट्रोल करता है हमारी पूरी बॉडी को। एंड इट एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। जैसे ही ब्रेन के पास कोई भी इंफॉर्मेशन आई तो ब्रेन को एक कमांड मिल जाती है। ओके, कमांड उसके बाद ब्रेन उस पर रिस्पॉन्ड करेगा, और ये बात अलग है कि कौन सी सेल काम करेगी, ब्रेन का कौन सा पार्ट काम करेगा, बट अभी आपके लिए ये ओवरव्यू लेना जरूरी है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा क्या काम कर रहा है। सो जनरली जब उसको कमांड मिलती है, बॉडी को कमांड मिलती है, उसके बाद पूरा ब्रेन जो है हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। सो इट इज नोन एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स, हमारी बॉडी का बैलेंस, या हमारी आप कह सकते हो चल किस तरीके से हम चल रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन कितना होगा वो भी कौन ध्यान में रखता है? ब्रेन। ठीक है, तो ये होते हैं वॉलंटरी, हमें कब चलना है, जो हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, हम चलना चाहते हैं तो हम चलेंगे, हम नहीं चलना चाहते हैं तो नहीं चलेंगे, हम हाथ उठाना चाहते हैं तो हम हाथ उठाएंगे, लेकिन अगर हम हाथ नहीं उठाना चाहते तो हम हाथ नहीं उठाएंगे। इन सभी को बोलते हैं वॉलंटरी एक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इनवॉलंटरी। नाउ इनवॉलंटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? लंग्स, हार्ट, किडनीज एटसेट्रा। ये सब क्या है? आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अपने हार्ट को नहीं बोल सकते कि हाँ अब हार्ट को रुकना है और अब हार्ट को बीट करना है, नहीं, वो कॉन्टिन्यूसली बीट करता रहेगा तभी आप जिंदा हो, इसलिए वो आपके कंट्रोल में नहीं है। एज इट इज अगर आप लंग्स के केसेस में भी देखो तो आप सांस ले रहे हो इसलिए आप जिंदा हो, तो सांस आप अपनी मर्जी से नहीं ले रहे हो, सांस जो है आपके कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलंटरी मूवमेंट इसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है थर्मो रेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको भूख लगी है? कुछ टाइम के बाद, ठीक है, आपने अभी खाना खाया, उसके कुछ घंटों के बाद आपको दोबारा से भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो ये आपको कौन कमांड दे रहा है, ये आपको कौन समझा रहा है कि भाई आपकी बॉडी को अब न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, आपकी बॉडी को अब भूख लग चुकी है। और ये कैसी फीलिंग है कि आपको पता चलता है कि अब आपको भूख लगी है और अब आपको प्यास लगी है। और ये भी यहाँ पर क्वेश्चन उठा है, ये सभी आपको क्वेश्चन अपने दिमाग में रखने हैं ताकि हम चैप्टर को जैसे जैसे आगे कंप्लीट करेंगे और ब्रेन के बारे में जैसे जैसे हम जानेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिल सके। तो जनरली इन क्वेश्चंस का आंसर आपको इस चैप्टर में ही आगे मिलेगा, बट बहुत ही लो लेवल पर, यानी कि नीट के लिए जो बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए इस चैप्टर की वो आपको एनसीईआरटी से नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा सा बाहर से पढ़ना पड़ेगा। बट पहली कंडीशन ये होती है कि आपको एनसीईआरटी पूरी कवर करनी है। ओके, तो आपको प्यास कैसे लगती है, आपको ये फीलिंग क्यों आ रही है कि आपको प्यास लगी है, आपको भूख लगी है, आप हंग्री क्यों हो, आप थर्स्टी क्यों हो, ये सब आपको क्यों लगता है, ये सब जो है ब्रेन कंट्रोल करता है। ओके, क्यों ऐसा होता है कि आप जब पानी पीते हो तो आपके जैसे ही नेक तक, आपके गले तक वो पानी पहुंचता है, आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि हाँ अब आपने पानी पी लिया है, अब आपकी प्यास बुझ चुकी है, जबकि वो पानी जो है अब तक आपके लंग्स तक या आपकी बॉडी के अंदर नहीं पहुंचा है। तो इसी को बोलते हैं कि ब्रेन किस तरीके से सेटिस्फैक्शन दे रहा है, किस तरीके से ब्रेन कंट्रोल कर रहा है हमारी पूरी बॉडी मूवमेंट्स को। ओके, नाउ एक और चीज आती है यहाँ पे, सर्केडियन 24 आवर्स का रिदम। हमारी बॉडी के अंदर जो 24 घंटे का रिदम है कि आप मॉर्निंग में उठोगे, उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट करोगे, उसके बाद अपना लंच करोगे, देन डिनर करोगे, और वापस से जो ये 12 से 14 घंटों का जो टाइम है खत्म होके वापस से वो 12 घंटे शुरू हो जाएंगे रात वाले। तो ये जो सर्केडियन जो आपकी साइकिल है ये कैसे चलती है, ये रिदम कैसे चलता है, ये भी ब्रेन की वजह से चलता है। नाउ हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं, कई सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स या ह्यूमन का बिहेवियर डिपेंड करता है ब्रेन के ऊपर। चलिए हम ये हाइलाइटर की जगह पे पेन ले लेते हैं। इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, यानी कि ब्रेन का कई ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि समझ लीजिए, यहां पर हम एक आइडिया लेंगे कि समझिए
आपको यहाँ पर पता करना है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो विजन के लिए है, कौन सा पार्ट यहाँ पर हियरिंग के लिए, यानी कि कौन सा पार्ट सुनने के लिए है और कौन सा पार्ट देखने के लिए है। तो आप एक दो पर्सन को लो, दो पर्सन कैसे होने चाहिए, एक जिसको दिखाई देता हो, जो विजन जिसका क्लियर हो, और दूसरा जिसको दिखाई ना देता हो, जो एक ब्लाइंड पर्सन हो। दोनों को ही एमआरआई के अंदर डाल दीजिए, उसके बाद आप उनको कुछ पिक्चर्स दिखाइए। तो उन पिक्चर्स को देख के कौन रिएक्ट करेगा, जिसको दिखाई देता है। ओके, तो उन पिक्चर्स को देखने के बाद जो रिएक्ट करेगा वो रिएक्ट किस वजह से करेगा, उसकी ब्रेन के अंदर कोई पोर्शन होगा जो कि वहां पर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जो अपनी मूवमेंट दिखाएगा, जो अपनी प्रोसेसिंग दिखाएगा, उस समय पता चल जाएगा कि हाँ, ब्रेन का ये वाला पार्ट है जो कि जब किसी चीज को देखता है तो एक्साइट हो जाता है, या फिर किसी चीज को देखता है तो रिस्पॉन्ड करता है। ओके, लेकिन जो पर्सन नहीं देख सकता उसके यहाँ पर तो जो विजन वाला एरिया है ब्रेन का वो नील रहेगा, वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी। तो इससे आपको पता चला कि हाँ, ब्रेन का ये एरिया जो है ये विजन के लिए है, ब्रेन का ये एरिया जो है ये किस लिए है, सुनने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। ब्रेन के कई ऐसे पार्ट होते हैं, जैसे कि विजन के लिए एक पार्ट है, हियरिंग कहाँ से आप सुनोगे उसके लिए एक पार्ट है, आप स्पीच आप बोलोगे क्या वो भी ब्रेन कंट्रोल करता है, आप क्या याद रखोगे, क्या आपका इंटेलिजेंस लेवल है, क्या आईक्यू लेवल है, क्या आपका जनरली इमोशनल लेवल है, क्या आप कितना इमोशनल पर्सन हो, आप कितने थॉटफुल पर्सन हो, आपके थॉट्स क्या होते हैं, ये सब कौन ध्यान देता है, इनका कौन इन सभी को एक तरीके से कंट्रोल करता है, ब्रेन। ओके, द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। ह्यूमन ब्रेन को एक हड्डी प्रोटेक्ट करती है जिसको हम कह सकते हैं स्कल। ओके, स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है आपका बहुत ही सेंसिटिव ब्रेन। नाउ इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस, यानी कि नाउ व्हाट आर दीज क्रेनियल मेनिंजेस, इसका मतलब होता है कि ये हमारा समझ लीजिए स्कल है, स्कल के बाद आप यहाँ पर कुछ लेयरिंग देखिए। ठीक है, ये जो लेयरिंग है इन्हीं लेयरिंग को बोलते हैं मेनिंजेस। ओके, नाउ ये मेनिंजेस क्या होता है कि अगर मेनिंजिटिस का नाम आपने सुना होगा कि अगर ये जो हमारा एरिया है ये लेयर्स अगर स्वेल होनी शुरू हो जाती हैं, अगर ये सूजनी शुरू हो जाती हैं तो इसको टिस लगा देते हैं इसके नाम के आगे, इसलिए मेनिंजिटिस बोलने लग जाते हैं। आपने सुना होगा इन डिसऑर्डर्स का नाम हेपेटाइटिस, ठीक है, ब्रोंकिटिस, इन सब का नाम क्यों है, टिस क्यों लगा हुआ है। नाउ अगर हम बहुत ही जनरल टर्म में देखें तो एक वर्ड आता है, अगर आपको इंजरी होगी, ठीक है, अगर आपको कहीं चोट लगी तो वहां पर क्या क्या सिम्टम्स होंगे हम पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो वो जगह रेड हो जाएगी, ठीक है, वहां पे रेडनेस शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज वहां पर आपको पेन होगा, और तीसरी चीज वो जगह जो है स्वेल होनी शुरू हो जाएगी। ओके, और ये तीनों ही कंडीशन किसके अंदर आती हैं, ये तीनों ही कंडीशन, रेडनेस होना, पेन होना और स्वेलिंग होना, इन तीनों को ही बोलते हैं हम इन्फ्लामेशन। इन तीनों को ही क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन, जिसको साइंस के टर्म में एक और चीज बोलते हैं जो कि है टिस। क्या है, टिस। तो अगर हमारी आप कह सकते हो हेपाटोसाइट जो सेल्स हैं उसके अंदर स्वेलिंग आ जाए तो उसको बोल देते हैं हेपेटाइटिस। ओके, हेपेटाइटिस बोल देते हैं। ब्रोंकियोसाइट जो आपके सेल्स हैं उनके अंदर अगर स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रोंकियोटिस। ओके, इसी तरीके से टिस लगा देते हैं, बाकी सभी सेम होता है। इन्फ्लेमेशन मतलब किसी भी सेल में, किसी भी लेयर में, किसी भी सेल की लेयर में, सेल की मेम्ब्रेन में वहां पर स्वेलिंग आ जाना। ओके, इसको बोलते हैं हम इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर आपने ये समझ लिया कि क्रेनियल मेनिंजेस क्या होती हैं, विच कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर, की बाहर की जो लेयर, मैंने आपको पहले बताया था कि क्रेनियल मेनिंजेस का मतलब होता है कुछ लेयर्स प्रेजेंट होना, और ये जो लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं उनमें से बाहर वाली लेयर को बोलते हैं ड्यूरामेटर। आप बोलोगे बाहर वाली लेयर तो यहाँ बता दी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पर आपको पूरी तरह से नहीं बताया जाएगा आपके ब्रेन के बारे में जो आपको नीट लेवल पर जानना है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम एनसीईआरटी लेवल कवर कर रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत नीट के लेवल को भी टच करेंगे, बट पूरी तरह से नीट के लिए यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि आपको एनसीईआरटी यहाँ पर पहले प्रेफरेंस दी जा रही है। तो यहाँ पर जो आपकी आउटर लेयर है उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर, और जो एक बहुत ही थिन लेयर होती है जो कि मिडिल में प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं एरेक्नोइड, और जो इनर वाली लेयर होती है जो कि एक ब्रेन के टिश्यूज, ये वाली जो लेयर है सबसे अंदर वाली, ये वाली लेयर जो यहाँ पर अगर आपका ब्रेन प्रेजेंट है तो ब्रेन की इस लेयर से जाके जो कनेक्ट होगी, कांटेक्ट में होगी ब्रेन के टिश्यू से, उसको हम बोलते हैं पियामेटर। उसको क्या बोलते हैं, पियामेटर। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। नाउ आपने देख लिया स्कल था, स्कल के बाद कुछ लेयरिंग थी, उन लेयरिंग्स का नाम भी आपने जान लिया। उसके बाद कौन सी जो लेयर है वो कांटेक्ट में है ब्रेन के टिश्यू के साथ, आपने वो भी जान लिया।
उसके बाद हम आते हैं कि हम ब्रेन को कौन से 3 मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकेंड इज मिड ब्रेन एंड द थर्ड वन इज हिंड ब्रेन। ओके, चलिए एक एक करके इन सभी को हम समझेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर देख लेते हैं। पहला है फोर ब्रेन, जिसके अंदर आपका आता है सेरिब्रम और थैलेमस वाला पोर्शन। थैलेमस यहाँ पर ये वाली कंडीशन है, थैलेमस के नीचे वाला पोर्शन है हाइपोथैलेमस और ऊपर वाला पोर्शन होगा एपिथैलेमस। ओके, नाउ फोर ब्रेन एक वो वाला ब्रेन आप समझ सकते हो कि मॉडर्न ब्रेन। ओके, ये वाली जो ब्रेन है ये है पूरी मॉडर्न ब्रेन। उसके बाद ये वाला जो है इसको रेप्टिलिया ब्रेन भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज ये सबसे पुराना ब्रेन है, इसको हम कहेंगे सबसे पुराना। और यहाँ पर जो पोर्शन है ये आपको मैं आगे एनसीईआरटी में बताऊंगी। और वैसे आपको बता दूं, आपने सुना होगा कि आपका लेफ्ट ब्रेन और आपका राइट ब्रेन होता है। ठीक है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन होता है, ये दोनों ही ब्रेन हेमिस्फीयर की कंडीशन में होंगे। ठीक है, तो जब ये दोनों हेमिस्फीयर जुड़ रहे होंगे वो एक लेयरिंग की वजह से जुड़ रहे होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कोलोसम। और एक हेमिस्फीयर को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो आज के टाइम में आपने जो मोबाइल बनाया, लैपटॉप बनाया, आपने जितनी मशीन्स क्रिएट की, जितने भी इंटेलिजेंस के लेवल पर आपने जो भी काम किए, वो सब किसकी वजह से हुए? वो हुए फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में भी कहा? सेरिब्रम की मदद से। तो सेरिब्रम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट जो आपके ब्रेन का होता है वो होता है सेरिब्रम, जो जनरली क्या कर पाता है? थिंक कर पाता है, जनरली लॉजिकल चीजों को समझ पाता है। जबकि आपका जो रेप्टिलिया वाला ब्रेन है, आप उसको कह सकते हो रेप्टिलिया ब्रेन, वो जो कि है आपका नहीं यहाँ पर इतना काम कर पाता है। यहाँ जो हिंड ब्रेन है वो यहाँ पर इतनी जल्दी लॉजिकल नहीं सोच पाएगा। और जो मिड ब्रेन है आपका वो होता है, कह सकते हो आप उसको मंकी ब्रेन। ओके, जो कि जानता तो है कॉन्शियसनेस, बट इतनी जल्दी लॉजिकल रीजंस लगा के नहीं सोच पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हमारा एक एक करके तीनों क्वेश्चन को हम समझेंगे। पहला है फोर ब्रेन। द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एक का नेम यहाँ पे कट किया गया है, बट आप जान लीजिए कि अगर आपके सामने यहाँ पर ये लेते हैं, अगर आपके सामने ये आपका सेरिब्रम है, तो सेरिब्रम के बाद समझ लीजिए ये है मिडल पोर्शन थैलेमस। क्या है आपका? मिडिल पोर्शन थैलेमस। जो ऊपर वाला पोर्शन है ये होगा एपिथैलेमस, और जो नीचे वाला पोर्शन है ये है आपका हाइपोथैलेमस। ओके, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर क्या कनेक्टेड होता है, यहाँ से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पर आपको आइडिया होना चाहिए कि जो ग्रोथ हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज होते हैं वो इसी पोर्शन से रिलीज होते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाके वर्क करते हैं और आपकी जो यहाँ पर डेवलपमेंट होती है यहाँ पर होनी शुरू होती है। तो चलिए अपनी एनसीईआरटी को देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर गिवन है। नाउ सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट कौन कवर करता है? सेरिब्रम। नाउ एक डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हाफ्स व्हिच आर टर्म्ड एज द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक बहुत ही डीप क्लेफ्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, आप देख सकते हो। जैसे कि इस वाली पिक्चर में, ये वाली पिक्चर, यहाँ पर दोनों ही आपस में डिसकनेक्टेड, यानी कि दोनों को ही आपस में अलग अलग भी कर रहा है और जोड़ के भी रख रहा है। हालांकि इनको कहते तो हम लेफ्ट और राइट ब्रेन है, बट दोनों ने ही अपने फंक्शंस बहुत बकायदा बांटे हुए हैं कि लेफ्ट ब्रेन ये काम करेगा और राइट ब्रेन ये काम करेगा। और इन दोनों को जो कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कोलोसम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस कोलोसम। और एक ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि चाहे आप राइट वाले को बोल लो या लेफ्ट वाले को बोल लो, और दोनों को प्लूरल फॉर्म में कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ओके, द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कोलोसम, जो मैंने आपको पहले डायग्राम में दिखा दिया। द लेयर ऑफ सेल व्हिच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। नाउ ऑल ऑफ यू नोस कि जो लेयर होती है बाहर वाला, कोई भी लेयर है, उसके बाहर वाले पोर्शन को सेरिब्रल बोलते हैं और अंदर वाला इनर पोर्शन। तो सेरिब्रल वाला जो पोर्शन, बाहर वाले पोर्शन को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो जो बाहर वाला पोर्शन है सेरिब्रम का, बाहर वाला पोर्शन, उसको हम क्या बोल देंगे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जो एंड इट इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। नाउ आपका जो बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको जनरली इतने फोल्ड्स क्यों हैं? इसके अंदर जो आपका न्यू ब्रेन है, इसके अंदर इतने फोल्ड्स क्यों हैं? ताकि एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बर्थ का टाइम होता है, चाइल्ड का जो दिमाग होता है वो इतना बड़ा क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है बिकॉज अगर वो उतना बड़ा माइंड होगा तो वहां पर मदर को भी प्रॉब्लम होगी, मदर की जो लाइफ है उसको भी खतरा होता है, और जो चिल्ड्रन है, जो बेबी है, उसकी लाइफ को भी ज्यादा खतरा होता है। तो क्यों? ताकि उनके जो हेड है वो स्मॉल रहे और उनका जो ब्रेन है वो भी स्मॉल रहे, लेकिन जो वहां पर इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली वहां पर एब्जॉर्ब हो सके, इंफॉर्मेशन प्रॉपरली वहां पे पहुंच सके। इसलिए क्या किया जाता है कि अगर
समझ लीजिए ये जो रस्सी है ये इतनी बड़ी रस्सी है और ये रस्सी यहां से यहां तक आने में इतनी जगह घेर रही है, लेकिन अगर इसी रस्सी को आप कुछ फोल्ड्स दे दो, तो शायद हो सकता है ये रस्सी इतने पार्ट में खत्म हो जाए, लेकिन अभी भी ये एरिया उतना ही है। ठीक है, तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए पहले रस्सी सिर्फ इतना एरिया कवर कर रही थी विड्थ के अंदर, अब ये रस्सी इतना एरिया कवर कर रही है। तो वैसा ही सेम होता है ब्रेन के साथ कि अगर ब्रेन बड़ा होगा, अगर उसके अंदर फोल्ड्स नहीं होंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, तो वो अपना वर्क नहीं कर पाएगा, फंक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके अंदर कुछ फोल्ड्स होते हैं, जिन फोल्ड्स की मदद से जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा बड़ा बनता है। और जब सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा बनता है तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी काफी जल्दी कंडक्ट हो जाएगी। ओके, यहीं पर यही रीजन है कि इसके अंदर फोल्डिंग्स होती है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज द ग्रे मैटर। जैसे कि मैंने आपको पहले ऊपर के पोर्शंस में भी बताया था कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर जो अंदर वाला इस तरीके से जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है ग्रे। वाई? बिकॉज यहाँ पे निसल्स ग्रैन्यूल्स जो थे, सेल के अंदर निसल ग्रैन्यूल्स जो थे यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अगर समझ लीजिए बहुत सारे यहाँ पे इंसेक्ट एक बार में प्रेजेंट है तो ये वाला पोर्शन ऑब्वियसली बात है बाहर वाले पोर्शन से ज्यादा डार्क दिखेगा, तो इसलिए इसको बोल देते हैं थोड़ा ग्रे कलर, यानी कि ग्रे मैटर। और जो बाहर वाला पोर्शन है वो व्हाइट। लेकिन ब्रेन के अंदर ये बिल्कुल उल्टा होता है। ब्रेन के अंदर क्या होता है कि जो बाहर वाला इस तरीके से समझ लीजिए आपकी फोल्डिंग्स हैं, इस तरीके से फोल्डिंग्स है, इसको एक और बार यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद जो आउटर लेयर होती है यहाँ पर जो आपकी लेयरिंग्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, इसलिए ये वाला एरिया जो है यहाँ पर आपको ग्रे, ये आपको यहाँ पर ग्रे नजर आएगा। तो जैसे ही आपको यहाँ पर ग्रे नजर आएगा तो आप इसको कह दोगे ग्रे मैटर। और जो बाहर वाला यानी कि इसके बाद आप इस वाले पोर्शन पे आओ तो ये वाला पोर्शन आपको कैसा दिखेगा, वेट अ सेकेंड, ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा यहाँ पर व्हाइट मैटर, सेम एज स्पाइनल कॉर्ड, बट उसका अपोजिट कर दो। स्पाइनल कॉर्ड में बाहर वाला पोर्शन व्हाइट, अंदर वाला पोर्शन ग्रे, लेकिन ब्रेन के अंदर बाहर वाला पोर्शन ग्रे और अंदर वाला पोर्शन व्हाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसेंट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहां पर निसल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज होती हैं जो कि निसल ग्रैन्यूल्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको कलर प्रोवाइड करते हैं कि वो व्हाइट होगा या ग्रे होगा। ज्यादा अमाउंट में कंसेंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है वहां पर निसल ग्रैन्यूल्स यानी कि न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज, तो वो होगा ग्रे मैटर। अगर नहीं है ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट तो वो होगा व्हाइट मैटर। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरियाज, यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर कौन से एरिया होते हैं? पहला है मोटर एरिया, दूसरा है सेंसरी एरिया और तीसरा है लार्ज रीजन दैट आर नाइदरली क्लियरली सेंसरी या फिर मोटर उनको नहीं कहा जाता फंक्शन में, उनको कहा जाता है एसोसिएशन एरिया। नाउ ये वाली लाइन आपको अच्छी समझनी होगी बिकॉज इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जहां पर कमांड दी जाएगी, ठीक है, जहां से ये होगा कि हाँ आपको अब हाथ उठाना है, वो हो गया मोटर ऑर्गन्स यानी कि मोटर एरियाज। उसके बाद है सेंसरी एरियाज, जहां पर आपको सेंस हुआ कि आपने किसी चीज को छुआ तो आपको पता चलेगा ओके आपने चीज को छुआ है, वो आपने सेंस करके बताई है वो चीजों को, ठीक है। या फिर आपने जनरली अपने पैर को उठाना है, कोऑर्डिनेशन बनाना है, आपको चलना है, तो आपने वो सेंस किया, उसके बाद आप चलना शुरू करोगे। तो चलना जो आपने शुरू किया वो किया मोटर यहाँ पर मोटर एरियाज की वजह से, और जो आपने सेंस किया कि आपको चलना है वो आपने किया सेंसरी एरियाज की वजह से। और कई ऐसे एरियाज भी होते हैं ब्रेन के अंदर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जनरली, जहां पर ना तो ये क्लियर होता है कि वो सेंसरी है, ना ही ये क्लियर होता है कि मोटर है उनका फंक्शन, कि ना तो ये क्लियर है कि वो सेंस करके काम कर रहे हैं, ना तो ये क्लियर है कि वो कमांड देके काम कर रहे हैं। तो ऐसे एरियाज को बोलते हैं एसोसिएशन एरियाज, जो कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जैसे कि आप कह सकते हो इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी याद रखना या फिर कम्युनिकेट करना। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट्स आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था न्यूरॉन के अंदर भी जो माइलिन शीथ है वो इस तरीके से कवर करती थी न्यूरॉन को, एक्सॉन को, ठीक है, इस तरीके से कवर करती थी। उसके बाद विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेंट्रल हेमिस्फीयर, जो आपको सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जबकि सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं उनके इनर पार्ट को कौन कवर करता है? माइलिन शीथ। दे गिव एन ओपैक व्हाइट अपीयरेंस टू द लेयर एंड हेंस इट इज नोन एज व्हाइट मैटर। जो अंदर का पोर्शन होता है ब्रेन के अंदर का, ये वाला जो पोर्शन है ये व्हाइट नजर आएगा और ये वाला पोर्शन जो है आपको ग्रे नजर आएगा, बिकॉज यहाँ पर न्यूरॉन की सेल बॉडीज प्रेजेंट है जो कि इस एरिया को ज्यादा ग्रे दिखा रही है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेटेड पोर्शन में प्रेजेंट है और अंदर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको एरिया व्हाइट नजर आएगा।
उसके बाद दे गिव एन ओपेक व्हाइट अपीयरेंस टू द लेयर, लेयर को ओपेक यानी कि जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, एक व्हाइट बिल्कुल कलर का आपको दिखता है, जिसको हम यहाँ पर जनरली व्हाइट मैटर कह देते हैं। द सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज थैलेमस। नाउ सेरिब्रम जो है आपका, जो आपका फोल्ड हो रहा था, वो किसके आसपास रैप कर जाता है? थैलेमस के आसपास। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि ये आपका सेरिब्रम है। ओके, सेरिब्रम किसके आसपास रैप कर रहा है? आपके थैलेमस के आसपास। थैलेमस में क्या होता है? जनरली फ्लूइड होता है जो कि यहाँ पर काम करता है, आपके बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं, ब्रेन को जनरली खाना मिल रहा है नहीं, ये सब कौन डिसाइड करता है? यहाँ पर थैलेमस। नाउ विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी, सेंस करके बताता है या मोटर के सिग्नल देने हो कि आपको ये काम अब करना है, ये काम नहीं करना है, ये सब कौन देखता है? थैलेमस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो थैलेमस के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और थैलेमस के ऊपर वाला पोर्शन कौन सा होता है? एपीथैलेमस। नाउ जो हाइपोथैलेमस है, जो कि थैलेमस के बेस में प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स व्हिच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। कि आपकी बॉडी में देखो क्या होता है कि अगर आपको बुखार आया, आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया जो है वो एंटर किया, तो आपकी बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस जो है वो जनरली क्या करेगा? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगा, ताकि बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपको फीवर आ जाएगा, और उस फीवर की वजह से जो बैक्टीरिया है उसको उसका प्रॉपर फेवरेबल टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा, इसलिए वहां पर वो मर जाएगा। ठीक है, लेकिन बुखार कोई बुरी चीज नहीं है, बुखार बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो बैक्टीरिया को वहां पर खत्म करने के लिए बॉडी जो है अपना टेम्परेचर बढ़ाती है, और बॉडी के टेम्परेचर बढ़ाने से वो बैक्टीरिया जो है मर जाता है। और हाइपोथैलेमस की यहाँ पर ये सोच होती है कि वो जब अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा तो बैक्टीरिया तो मर जाएगा, ठीक है, जो अभी जो मुसीबत है उसके ऊपर वो तो खत्म होगी, क्योंकि बाद में हाइपोथैलेमस जो है वो अपना नीचे कर लेगा अपने टेम्परेचर को। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है कि हाइपोथैलेमस तो अपने कंडीशन कम कर लेगा, लेकिन यहां पर हाइपोथैलेमस जब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, यानी कि आपको जो फीवर है वो 3 से 4 से 5 दिन तक हो रहा है और वो लगातार होता जा रहा है, तब बॉडी अपने आप को हार्म करना शुरू कर देती है। तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि तब क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो काम के सेल्स हैं, काम के जो बैक्टीरिया हैं, वो भी मरने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो इसलिए बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस वो बने रहना चाहिए। उसके ऊपर अगर किसी बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए दैट्स ओके, बट अगर ज्यादा लॉन्ग टाइम तक है दैट्स नॉट ओके, क्योंकि बॉडी अपने आप को वहां पर हार्म करना शुरू कर देती है। नाउ इट आल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल विच सिक्रीट हार्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, यानी कि हाइपोथैलेमस के पास कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स भी होते हैं जो कि ऐसे हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं जिनका नाम है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं लिम्फिक लोब या फिर लिम्फिक सिस्टम। ये क्या होता है लिम्फिक लोब और लिम्फिक सिस्टम? जनरली ये आपको कब प्यास लग रही है, कब आपको भूख लग रही है, कब आपकी ये जो कह सकते हो कि आपकी जो 24 आवर्स की रिदमिक साइकिल जो चल रही है, ये कौन यहाँ पर देखता है, इसको कौन कंट्रोल करता है? इस सिस्टम को बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम या फिर लिम्बिक लोब। अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ साथ इट इज इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, कि क्या सेक्सुअल बिहेवियर रहेगा पर्सन का, वो भी यहाँ जो हाइपोथैलेमस है वही यहाँ पर कंट्रोल करेगा। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, कि किस कंडीशन पर आप कैसा इमोशनल रिएक्शन देते हो, कि आप ज्यादा इमोशनल पर्सन हो, कम इमोशनल पर्सन हो, कैसी कंडीशन में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, वो भी यहीं पर कंट्रोल किया जाता है। एग्जांपल है कि आप ज्यादा एक्साइट हो जाते हो, ज्यादा प्लेजर वाली फीलिंग है, या ज्यादा आपको डर लगता है, या ज्यादा रेज वाली फीलिंग है, ये सब किसकी वजह से? हाइपोथैलेमस की वजह से। एंड कभी आप मोटिवेटेड फील करते हो, आप मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकते हो या खुद को मोटिवेट कर सकते हो, ये सारी कंडीशन यहाँ पर होती है आपके फोर ब्रेन के बहुत ही छोटे हिस्से हाइपोथैलेमस के ऊपर। तो फोर ब्रेन के अंदर आपको देखने को मिला कितना कुछ था। ओके, उसके बाद क्योंकि मैं आपको पहले भी बोला था कि फोर ब्रेन के अंदर आता है सेरिब्रम, जो कि पूरे ब्रेन का मेजर पार्ट है। मोस्ट ऑफ द 70-75% सेरिब्रम है, बाकी का 25% आप मान लो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। Now the midbrain is located between the thalamus और hypothalamus of the forebrain and pons of the hindbrain। देखिए यहाँ पर हम डायग्राम के साथ देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। जो आपका मिड ब्रेन है वो कहाँ प्रेजेंट है? वो यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि थैलेमस के नीचे और हिंड ब्रेन के ऊपर जो ये पॉन्स वाला एरिया है, क्या है ये आपका रेप्टिलिया ब्रेन है, सबसे पुराना ब्रेन। ठीक है, इसके बाद ये सबसे पुराने ब्रेन और आपकी जो नए ब्रेन जो आपका फोर ब्रेन है, उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। नाउ
अ कैनाल कॉल्ड द सेरिब्रल एक्वेडक्ट, यानी कि एक कैनाल यहाँ पे प्रेजेंट होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं। नाउ व्हाट इज हॉलो? हॉलो मींस खोखले स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके अंदर कैनाल्स प्रेजेंट होंगी, जिनमें से काफी कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। एक कैनाल का नाम यहाँ पे आपको बताया हुआ है सेरिब्रल एक्वेडक्ट, जो पास होती है किसके थ्रू? मिड ब्रेन के थ्रू। द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग, जिसको हम लोब्स बोलते हैं, जिसमें से एक का नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना। नाउ मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन फॉर्म्स द ब्रेन की स्टेम। ब्रेन की जो स्टेम होती है वो कौन बनाता है? ये वाली जो पोर्शन, पूरी स्टेम वाइज जो पोर्शन बन रहा है, कौन बना रहा है? मिड ब्रेन और आपका हिंड ब्रेन। नाउ यहाँ पर मिड ब्रेन प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस के नीचे और पोन्स हिंड ब्रेन के ऊपर। ओके, तो ये जो फ्लूइड है यही यहाँ पर जनरली आपको बताया गया है कि हिंड आपका मिड ब्रेन है, और इसके पास 4 राउंड स्वेलिंग्स होती है, जिसको हम बोल सकते हैं लोब्स। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? यहीं पर आपकी 4 राउंड स्वेलिंग्स होती है, जिसको हम लोब्स बोलते हैं। और ये वाली जो आपकी कंडीशन दिख रही है आपको, ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आपका लास्ट है हिंड ब्रेन। नाउ हिंड ब्रेन, द हिंड ब्रेन कंप्राइजेस पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला, यानी कि हिंड ब्रेन के अंदर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला है पोन्स, दूसरा है सेरिबेलम और तीसरा है मेड्यूला। मेड्यूला क्या होता है? मेड्यूला को हम मेड्यूला ऑब्लंगेटा भी बोलते हैं। अब एक एक करके इन तीनों के बारे में जानते हैं। एनसीईआरटी में वैसे हालांकि इतना लिखा हुआ नहीं है, इतना ब्रीफ में नहीं लिखा हुआ है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आपको ओवरव्यू मिल जाए, कि इस लेक्चर के अंदर आपको पूरा ओवरव्यू मिले कि ब्रेन का ये पार्ट जो है वो क्या फंक्शन करता है। द हिंड ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ पोन्स, सेरिब्रम एंड मेड्यूला, व्हिच इज आल्सो नोन एज मेड्यूला ऑब्लंगेटा। पोन्स कंसिस्ट्स ऑफ अ फाइबर ट्रैक्ट। नाउ काफी सारे यहाँ पर जो न्यूरॉन्स है प्रेजेंट थे, उसके गुच्छे को हम बोलते हैं ट्रैक्ट। नाउ फाइबर का जो ट्रैक्ट है जो कि इंटरकनेक्ट करता है टू द डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, वो कौन होता है? पोन्स। पोन्स देखता है कि वो किस तरीके से जो एरिया है आपका ट्रैक्ट है, न्यूरॉन के जो गुच्छे हैं वो दूसरे एरिया से कैसे कनेक्ट करेंगे, ब्रेन के दूसरे एरिया से जाके कैसे कनेक्ट करेंगे, वो कौन ध्यान देता है? पोन्स। नाउ सेरिबेलम का क्या काम है यहाँ पर? सेरिबेलम हैज वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन। सेरिबेलम के पास एक ऐसा कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होता है, वो ऐसा सरफेस क्रिएट करता है कि जहां पर हम एडिशनल स्पेस बना देता है। कि अगर समझिए आपका रूम पूरा पैक्ड है, ठीक है, लेकिन आपको वहां पर एक टेबल और रखनी है, तो आप कैसे ना कैसे ट्राई करोगे कि उस जगह पर, आपके पूरे पैक्ड रूम के अंदर आप एक ऐसी जगह बना दो जहां पर अपना टेबल भी रख सको। वही सेम काम करता है सेरिबेलम। सेरिबेलम भी यहां पर आपके ब्रेन के अंदर जनरली, आप टू बी वेरी प्रिसाइज, हिंड ब्रेन के अंदर ऐसी जगह बना दे, सेरिबेलम इतनी जगह बना दे कि वहां पर अगर एडिशनल न्यूरॉन आना चाहते हैं तो वो भी वहां पर आ सके। और मेड्यूला का काम क्या होता है? द मेड्यूला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जो कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं मेड्यूला। द मेड्यूला कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल। मेड्यूला के पास कुछ सेंटर्स होते हैं, यानी कि मेड्यूला किसको कनेक्ट करेंगी, यानी कि किसको आप कह सकते हो कंट्रोल करेगी। पहला है रेस्पिरेशन, यानी कि आपकी ब्रीदिंग क्या होने वाली है, आपकी ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेगुलेशन, ये सब रेगुलेट कौन करने वाला है? आपका हिंड ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेड्यूला, वो इस सबको रेगुलेट करेगा। दूसरा है कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, कि आपकी हार्ट की क्या रेट होगी, आपका हार्ट किस तरीके से पंप करेगा ब्लड को, हार्ट का क्या काम रहेगा, किस रेट से वो काम होगा, वो सब कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी जो है वो भी यहाँ पर मेड्यूला देख रहा है। उसके बाद जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस है वो भी यहाँ पर आपका मेड्यूला देख रहा है। ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो आपका हिंड ब्रेन है ना, हिंड ब्रेन और आपका मिड ब्रेन, ये दोनों मिलकर बनाते हैं ब्रेन की स्टेम। नाउ ये ब्रेन की स्टेम ही आपको क्या कह सकते हो, यहाँ पर ब्रेन है और यहाँ पर आपका स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? आपका यहाँ पर ब्रेन स्टेम, जो किससे बनी हुई है? इट इज फॉर्म ऑफ जनरली मेड्यूला, सेरिब्रम, पोन्स, आप कह सकते हो आपका सेरिब्रल एक्वेडक्ट, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। बहुत सिंपल है, 2 वर्ड्स में, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की वजह से। ओके, नाउ 3 मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम। जो 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से ब्रेन स्टेम बनती है, पहला है मिड ब्रेन, दूसरा है पोन्स और उसके बाद है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। जैसे कि मैंने आपको बताया था मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन मान के चलो, बट अगर टू बी प्रिसाइज, बहुत सिंपल से आपको बिल्कुल वही नेम जानने हैं तो वो नेम ये है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। नाउ इसको एक वर्ड में अगर मैं आपको बोलूं, ये है कि आप अगर कहीं पर आग जल रही है, आपने वहां पर हाथ रखा और आपकी बॉडी को तुरंत पता चलता है कि वो चीज गर्म है और आप बिना सोचे समझे आपकी बॉडी खुद अपने हाथ को खींच लेगी पीछे, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, तो आपके बारे में आपने उतना सोचा भी नहीं, जो काम हम बिना सोचे समझे करें,
कि अगर आपको ज्यादा ठंडा लग रहा है तो आप एकदम से वहां से अपना हाथ हटा लोगे, या आपको ज्यादा गर्म लग रहा है तो आप एकदम से हाथ हटा लोगे, तो वो आपने सोचा नहीं था कि आपको वहां से हाथ हटाना है। अगर आपकी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन ना जनरेट हो तो आप वहां से अपना हाथ हटाओगे नहीं और आपके हाथ का पापड़ बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपकी बॉडी के अंदर जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उन्हीं को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड, ये बहुत गलत टर्म हो जाएगा अगर मैं कहूं कि इनवॉलेंट्री एक्शंस को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जनरली जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो एक किसी चीज के होने से उसका रिस्पॉन्स है। ठीक है, गर्म चीज है, हाथ रखा, हाथ एकदम दूर भागा, हाथ को पीछे की तरफ खींचा बॉडी ने, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड अ सडन विड्रॉल ऑफ अ बॉडी पार्ट व्हिच कम्स इन कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट्स दैट आर एक्सट्रीमली हॉट, कोल्ड, पॉइंटेड और एनिमल स्कैरी और पॉइजनस। आपने हमेशा कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया ही होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी कोई भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट ले लो, अगर वहां पर ज्यादा हॉट है तो आपका हाथ अपने आप पीछे हो जाएगा, पैर अपने आप पीछे हो जाएगा, ज्यादा ठंडा है वो पार्ट, या फिर कोई पॉइंटेड चीज है, यानी कि कोई सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन मान के चलो, सेफ्टी पिन में भी आपका हाथ गलती से अगर आपके हाथ में लग गई सेफ्टी पिन तो तुरंत से आप अपना हाथ पीछे की तरफ खींचते हो, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। या कोई एनिमल है जिससे आपको डर लग रहा है, या कोई पॉइजनस एनिमल है, पॉइजनस स्नेक है, उससे भी आप पीछे की तरफ भागोगे। ठीक है, किसी एनिमल से भी आप पीछे की तरफ भागते हो, उस सभी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, बिना सोचे समझे जो काम हो रहा है। ओके, द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन, यानी कि पूरा प्रोसेस जो होता है जिसके अंदर हम पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन यानी कि स्टिमुलाई के आने से हमारा जो रिएक्शन निकलता है, रिस्पॉन्स निकलता है, दैट ऑकर्स इनवॉलंटरी, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता, दैट इज विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, कि आपने कोई एफर्ट नहीं लगाया, आपने कुछ नहीं सोचा, अपने आप वो एक्शन हुआ, एंड थॉट, कि आपने कुछ भी नहीं सोचा है, कोई थॉट नहीं आया आपके दिमाग में कि आपको वहां से हाथ हटाना है या नहीं हटाना है, फिर भी वो काम वहां पर हुआ। इट रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन कराने के लिए, यानी कि आपने कहीं पर हाथ, यानी कि कोई चीज गर्म है उस पर आपने हाथ रख दिया, वहां से हटाने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व होगा और उस पर्टिकुलर एक्शन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। समझ में आया? द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेस एटलीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन। आपको मैंने पहले भी बताया था व्हाट इज एफरेंट एंड व्हाट इज इफरेंट। एफरेंट वो होता है जो लेकर के आता है। ठीक है, समझ लीजिए ये आपका ब्रेन है, यहाँ एफरेंट है और यहाँ आपका इफरेंट है। एफरेंट मतलब लेके आना इंफॉर्मेशन, इफरेंट मतलब एग्जिट कर जाना, कमांड लेकर के वापस जाना। ठीक है, तो ए मतलब रिसेप्टर और इफरेंट मतलब इफेक्टर। नाउ न्यूरॉन अप्रोक्सीमेटली अरेंज्ड इन अ सीरीज, न्यूरॉन जो है सीरीज के अंदर अरेंज होते हैं और ये जो एफरेंट और इफरेंट होते हैं ये यहाँ पर अपना काम करते हैं। द एफरेंट न्यूरॉन रिसीव सिग्नल, एफरेंट न्यूरॉन क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है सेंसरी ऑर्गन से, जिसकी आपने सेंस किया यहाँ पे ज्यादा गर्म है, यहाँ पे ज्यादा ठंडा है, या ये चीज जो है वो पॉइंटेड है, तो आपने इस चीज को सेंस किया। नाउ एंड इट ट्रांसमिट द इम्पल्स वाया डोर्सल नर्व रूट इनटू द सीएनएस, यानी कि अब जो भी इम्पल्स जनरेट होगा, आपने सेंस कर लिया उस चीज को, उसके बाद जो भी इम्पल्स यहाँ पे जनरेट होगा वो एक डोर्सल नर्व रूट के जरिए कहाँ पहुंच जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाएगी। एंड नाउ द इफरेंट, जिसको हमने कमांड देनी है, जो कमांड लेके बॉडी के अंदर आगे बढ़ेगी, जिसको हम एग्जिट भी कह सकते हैं, द इफरेंट न्यूरॉन देन कैरीज अ सिग्नल फ्रॉम द सीएनएस टू द इफेक्टर। नाउ द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दस फॉर्म अ रिफ्लेक्स आर्क एज शोन बिलो इन द नी जर्क रिफ्लेक्स, यानी कि आपके पैर पर, आपका जो घुटना है, आपका नी है, उस पर आप कभी हल्का सा पॉइंटेड वाला जो आपका रबर का जो आप कह सकते हो हथौड़ा आता है, रबर वाला, बड़ा वाला मत मार रहे ना, जो रबर वाला हथौड़ा आता है, आप उसको हल्का सा यहाँ पे मारो भी तो आपका जो पैर है वो एक तरीके से आर्क की फॉर्म ले लेगा। यानी कि कुछ ये वाला डायग्राम आप देखो कि यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्टिमुलाई ने दिखाया हुआ है कि इन्होंने सिर्फ एक पर्टिकुलर रबर वाली चीज को यहाँ पर मारा है, लेकिन यहाँ पर वाइब्रेशन बॉडी के अंदर जनरेट हुआ है और पैर जो है हल्का सा आगे की तरफ गया है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और रिफ्लेक्स आर्क के बाद ये जो चीज हुई है, ये जो एक्शन हुआ है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पर नी जर्क रिफ्लेक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आप इस चीज से समझ सकते हो कि ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के पास यहाँ पर गया, आपका स्पाइनल कॉर्ड के पास यहाँ पे सिग्नल गया, सेंसरी सिग्नल गया, उसके बाद जो व्हाइट मैटर है वहां पर यहाँ पे काम नहीं है, लेकिन मोटर न्यूरॉन कमांड देगा। इफरेंट यहाँ पर लेकर के गया है, देखो इस तरीके से रेड से बना हुआ है, इफरेंट यहाँ पर लेकर के गया है सिग्नल को, और एफरेंट ने क्या किया, यहाँ पे सिग्नल लेकर आया था,
कि यहाँ पर जब उसको इस हथौड़े से मारा गया तो एफरेंट यहाँ पर सिग्नल लेके गया, ओके यहाँ पर एक स्टिमुलाई ने यहाँ पर अटैक किया है, तो यहाँ पर सिग्नल पहुंचा स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से ही आगे गई यहाँ पर सिग्नल जो है एफरेंट के थ्रू नीचे वाले मसल्स तक पहुंची, और उसके बाद यहाँ पर मोटर एंड प्लेट यानी कि जो इफेक्टर है यहाँ तक गया, और उसके बाद यहाँ पर रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। तो यानी कि इसको ब्रेन तक जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड से ही काम हो गया। तो स्पाइनल कॉर्ड जनरली यहीं से स्पाइनल कॉर्ड का काम ही यही होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन करना हो, किसी गर्म जगह से हाथ हटाना हो, या आपको कोई ठंडी चीज लग रही है, कोई पॉइंटेड चीज लग रही है, वहां से आपको हाथ हटाना है, पैर हटाना है, या आपकी बॉडी एकदम से रिएक्ट करती है, वो सब किस वजह से करती है? स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। अब इतना टाइम तो नहीं है ना कि आप ब्रेन तक वो सिग्नल जाएगा, वहां से कमांड लेके वापस आएगा, ऐसा टाइम नहीं होता। टाइम इतना ही है कि स्पाइनल कॉर्ड तक गया और तुरंत स्पाइनल कॉर्ड वहां पर कमांड देती है और आपका वहां पर एक्शन जो है वो हो जाता है। सो आई होप आपको रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क और आपका सेंट्रल न्यूरल सिस्टम यानी कि आपका ब्रेन, इसके बारे में आपको समझ में आ गया हो। विद दैट्स इट गाइस, दिस पार्ट इज ओवर। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट के लिए बेल आइकन जरूर दबा लेना, जल्दी आने वाला नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।